दिखाएंगे कि ऐसे 4 राज्यों में प्रचंड जीत की ओर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। जाहिर तौर पर किसका होगा राष्ट्र लक्ष्य, इस सवाल पर दरअसल शुभांकर अब एक पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल यहाँ पर नेहा, लेकिन आज चर्चा जो है वो बुलडोजर की हो रही है, क्योंकि लोग सिर पर बुलडोजर लगाए घूम रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीर अपने आप में अहम हो जाती है, क्योंकि बार बार सवाल पूछा गया था कि यूपी में काबा, इस सवाल को लेकर सभी की निगाहें थी। और अब ये कहा जा रहा है कि नेहा कि बुलडोजर जो है वो जबरदस्त दौड़ा है। और दरअसल बुलडोजर का जिक्र इसलिए भी बार बार किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा जा रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने वहां पर अपराध की राजनीति को खत्म किया, उस पर पूरी तरीके से बुलडोजर चला दिया। और ये देखिए तस्वीरों में भी साफ हो रहा है कि ये वो दरअसल लखनऊ का विधानसभा इलाका है जहां पर इस वक्त जीत का जश्न इस खास तरीके से, इस खास अंदाज में मनाया जा रहा है। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त बुलडोजर पर सवार होकर निकल पड़े हैं विधानसभा के सामने वाली सड़क पर, और एक नहीं कई ऐसे बुलडोजर वहां पर शुभांकर देखे जा रहे हैं। बिल्कुल नेहा, और मौसमी और कुमार अभिषेक जो हमारे तमाम संवाददाता लगातार सुबह से इन बुलडोजर को दिखा रहे हैं। हम उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को पहले कि आज किस तरह से यूपी में बुलडोजर जो है वो सरपट लखनऊ और पूरे प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रहा है। बुलडोजर सर चढ़कर बोल रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर पर चढ़कर बोल रहे हैं। आप देखिए ये जो दृश्य है ये अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि विधानसभा के सामने बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर अपना जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तो ये विधानसभा है और विधानसभा के सामने बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंचे हैं, और ये देखिए ये बुलडोजर पर बीजेपी के कार्यकर्ता सवार हैं। तो बुलडोजर इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, और मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर पर चढ़कर बोल रहे हैं। तो बहुत कोशिश करेंगे हम आपको दिखाने की। और ये बुलडोजर है, बुलडोजर कहीं ना कहीं इस बार प्रतीक बन गया है चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे का। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता देखिए सर पर बुलडोजर और बुलडोजर पर कार्यकर्ता, गीत नाचते गाते ये लोग बुलडोजर को ही लेकर के पहुंच चुके हैं लखनऊ के इस विधानसभा के सबसे वीआईपी मार्ग पर, जहां पर उनका दफ्तर है। नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। और शुभांकर देखिए इस जीत में दिलचस्प बात यह भी है कि इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया के जो हमने एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए थे वो दरअसल इन रुझानों और नतीजों के एकदम सटीक साबित हुए हैं। हमने अपने एग्जिट पोल्स में दिखाया था कि कैसे 5 राज्यों में बीजेपी ही बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी, और वही आज सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सीएमडी एक्सेस माई इंडिया प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में आएंगे, और अब मैं चाहूंगी कि तालियों के साथ हम एक बार बिल्कुल एक बार मुझे लगता है कि ये सम्मान वो डिजर्व करते हैं। बहुत बहुत वेलकम है आपका। प्रदीप सर, आप मुझे लगता है एक बार फिर से आए। हाँ, आप इधर फिर से घूम के चलते आइए, बैठिए। अरे तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, लोगों की प्रदीप जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि आपके एग्जिट पोल्स दरअसल एकदम सटीक साबित हुए हैं। आज जश्न का मौका है, तो मुंह मीठा करके आए हैं आप सर, और हमारा भी कराएंगे क्या? नहीं, मैं बिल्कुल मुंह मीठा करके आया हूँ, और फुल क्रेडिट 101% क्रेडिट एक्सेस माई इंडिया की टीम, जो पिछले 3 महीनों से लगातार प्रयास कर रही है जमीन के ऊपर हर कंस्टिट्यूएंसी में, 690 टोटल असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में और बैक ऑफिस के अंदर। फुल क्रेडिट टू देम, फुल थैंक्स टू देम, एक्सेस माई इंडिया टीम। प्रदीप जी, एक सवाल क्योंकि मन में बार बार आता है कि कितना प्रेशर आप पर रहा, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में कोई भी सीएम 5 साल रहने के बाद दोबारा आया नहीं था। 37 साल सरकार रिपीट नहीं हुई थी, और आपने 2/3 बहुमत दिया था जो यहाँ दिख रहा है। तो ऐसे में कितना प्रेशर आपके ऊपर रहा अब तक? नहीं, प्रेशर पिछले 1 महीने से मैं बताऊं तो 15 दिन तो मैंने किसी से बात ही नहीं करी, क्योंकि मैं किसको क्या जवाब दूं। और हर आदमी करीब सोशल मीडिया और चारों तरफ जो आपका इकोसिस्टम होता है, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स,
सब जगह वो कह रहे थे बहुत कांटे की टक्कर है, बहुत कांटे की टक्कर है। और जब हमारे सर्वे के अंदर ये आंकड़े आ रहे थे तो एक असमंजस की स्थिति कई बार आ जाती है कि किसको विश्वास किया जाए, अपनी टीम को या ये चारों तरफ जो लोग कह रहे हैं उसको विश्वास किया जाए। लेकिन हमेशा की तरह हमने एक्सिस माई इंडिया की टीम को तवज्जो दिया और जो उन्होंने आंकड़े लाए उसको प्रस्तुत किया। लेकिन प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए क्या काम कर दिया? क्योंकि 3 मुद्दे आपने गिनाए थे, वहां पर मुख्य तौर पर विकास का एजेंडा काम किया, जिसमें खास तौर पर अगर मोदी जी की द्वारा जो स्कीम्स की शुरुआत की गई उसको एक आधार माने यहाँ पर वोट का, या फिर बाकी 2 वजह भी हम काउंटर कर सकते? नहीं, मैं कहूंगा कि एक ही वजह मानिए, मैं बताता हूँ आपको वो कैसे। वो है डिलीवरी, यानी सरकार जिसके लिए बनी है और जनता ने चुन के भेजा है, कोई भी सरकार हो, वो यदि डिलीवरी ना करे तो वो कोई काम की नहीं है। ये मान लीजिए आप, जब मैं डिलीवरी कह रहा हूं तो मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है पिछले 5 से 7 सालों के अंदर, उनका कमाल। और कोरोना के दौरान राशन और प्रशासन की भी बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की भी, तो वो भी एक डिलीवरी है जो कि योगी सरकार ने दी। अनुराग ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो जीत की बधाई आपको यहाँ पर देते हुए मैं अपने सवाल की शुरुआत करूंगी। 4 राज्यों में जिस तरह से प्रचंड जीत की ओर इस वक्त आपकी पार्टी बढ़ रही है, किसको श्रेय जाता है? हालांकि आप लोग कभी भी किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेते, प्रधानमंत्री तक का नाम नहीं लेते, प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि एक टीम वर्क है, लेकिन इस वक्त जीत का श्रेय किसको सजेगा ये जीत का सेहरा? जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, और सबसे पहले तो मैं सभी राज्यों की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि 4 राज्यों में कमल खिलाने का काम किया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने कई चुनावों में जीत दर्ज करवाई है, मोदी जी की जो छवि देश और दुनिया में है, उसका बहुत बड़ा लाभ हमें हर राज्य में मिला है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मोदी जी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे। वहीं पर योगी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाएं, कानून व्यवस्था के लिए काम, आपदा में माइक्रो मैनेजमेंट और उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास, ये अपने आप में एक बड़ा कारण था कि 5 वर्षों के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। मोदी जी, योगी जी की साफ छवि और जाति धर्म से उठाकर बढ़ाया जिन्होंने सम्मान, सबसे पहले किया गरीब कल्याण, ये बहुत बड़ा एक फर्क था। 2 पार्टियों में, 4 पार्टियों में अगर आप तुलना करके देखेंगे जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार साफ छवि का नेतृत्व था, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ नेतृत्व था जी। बसपा सपा कांग्रेस आई की पूरी तरह सफाई करने का काम उत्तर प्रदेश। अनुराग जी देखिए, प्रदीप गुप्ता जी भी यहाँ बैठे हैं। इन्होंने जब ये सर्वे किया तो बहुत सारे लोग मान नहीं रहे थे। वो तो कह रहे थे कि देखिए बीजेपी के नेता भी फोन करते थे, कहते थे आपने ज्यादा सीटें दे दी है, क्योंकि ये वो राज्य है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, यहाँ सरकारें रिपीट नहीं होती हैं। ऐसे में 2/3 बहुमत पाना, क्या इसका अंदेशा आपको था? अगर था तो क्या फैक्टर था? और मुझे लगता है कि आपको भी प्रदीप जी को बधाई देनी चाहिए सर। देखिए, मैं तो पहले कहूंगा कि क्यों नहीं, आखिरकार हमने बिना भेदभाव काम किया, पूरी जनता के लिए 5 वर्ष तक समर्पित रहे। उत्तर प्रदेश को पिछले 5 वर्षों में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दूसरे नंबर का राज्य बना दिया। आपदा के समय मुफ्त में 28 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम किया, 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन दिया, 43 लाख पक्के मकान बनाए, हर घर को बिजली और शौचालय देने का काम किया, 30,000 पंचायतों में नल से जल देने का काम कर दिया, 15 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, और आपदा के समय जो चाहिए था वो करने का काम किया। इसीलिए प्रदीप जी के आंकड़ों में भी बहुत पसीना इसलिए प्रदीप जी के आंकड़ों में भी नजर आया होगा कि गरीब कल्याण। आज जब उसका रिजल्ट आ रहा है तो लग रहा है कि वाकई ये जितना भी मेहनत करी थी वो सफल हुई है। देखिए, पसीना बहाना हमारा काम है, जनता के पास जाकर आशीर्वाद मांगना भी काम है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नेतृत्व, उनकी छवि, उनका कामकाज बहुत काम आते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा कि मोदी जी की जो छवि है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। राज्य के मुख्यमंत्री की स्वच्छ छवि हो और कानून व्यवस्था से लेकर गरीब कल्याण का काम किया हो, चहुमुखी विकास किया हो, वो एक एडिशनल फैक्टर हो जाता है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, प्रो इनकम्बेंसी हो जाती है।
और अगर प्रदीप जी का सर्वेक्षण में बातें आई होंगी तो मुझे लगता है वो मुझसे सहमत भी होंगे कि जो सही ईमानदारी तरीके से काम करता है, देश ने एक रुख बदला है जो 40 वर्षों में पिछले नहीं हो पाया, वो अब हुआ है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुना हुआ मुख्यमंत्री वापस मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, इसे कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल आपने जीत लिया है, अब बस फाइनल की ओर रुख करना है और फाइनल पर जीत हासिल करनी है। देखिए, मैं ना इन बातों से खुश होता हूं ना मानता हूं। हर चुनाव का अपना महत्व है, हर चुनाव के अपने मुद्दे हैं, हर चुनाव में स्थानीय से लेकर केंद्रीय मुद्दे हावी रहते हैं जी। हम किसी चुनाव को सेमीफाइनल नहीं कह सकते, हर चुनाव उसी राज्य का फाइनल है। लोकसभा के चुनाव के समय लोकसभा के चुनाव होंगे, लेकिन एक बात फिर कहूंगा, लोकसभा के चुनाव के समय भी मोदी जी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। ठीक है अनुराग जी, आपको इसके लिए बधाई, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि 60-62 सीटें जो हैं वो थोड़ी कम रह गई। हालांकि आज बड़ा दिन है, जश्न का दिन है, 2/3 सीटें आपने हासिल की है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले सपा बेहतर हुई, आप 60 सीटों का नुकसान हुआ। तो ये प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र हो रहा था, उसकी वजह से थोड़ा डेंट लग गया किसान आंदोलन, या क्या लगता है आपको सर? देखिए, आप पश्चिम की सीटें भी देखेंगे, बाकी भी देखेंगे तो आपको नजर आएगा, अगर 260 प्लस सीटें जीत रहे हैं जी, तो इसमें बहुत बड़ा वर्ग किसान भी है वोट करने वाला, महिलाएं भी हैं, मुस्लिम भी है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग भी है। नहीं आखिरकार ये नहीं हो सकता कि एक ने वोट नहीं किया तो नहीं हुआ। नहीं अनुराग जी, सवाल मेरा ये था कि चाहे यूपी हो या उत्तराखंड, थोड़ी सीटें कम हुई हैं, आप मेजोरिटी पा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी 11 सीटें कम हुई हैं, उत्तर प्रदेश में 60 सीटें कम हुई हैं, तो इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, उसका विश्लेषण चुनावों के बाद होता है, किस सीट पर क्या कारण रहे, क्यों सीटें कम आई। लेकिन एक बात तो आपको माननी होगी, उत्तराखंड में कभी 5 साल के बाद सरकार रिपीट नहीं हुई थी, उत्तर प्रदेश में नहीं हुई और हमने करके दिखाया, और गोवा में भी जहां लंबे समय तक हमारी सरकार रही, वहां पर भी एक बार फिर सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो मोदी जी का बार बार कहना कि विकास करना है, सुशासन देना है, ईमानदार नेतृत्व देना है, कहीं ना कहीं गरीबों का कल्याण करना है, अंत्योदय के लिए काम करना है, वो यहाँ पर काम आ रहा है। और वही करने की भाजपा 4 राज्यों में सत्ता में वापस आ रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार रिपीट हो रही है, उत्तराखंड में भी रिपीट हो रही है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में सबसे ज्यादा चुनौती किस राज्य में थी? सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। सबसे ज्यादा चुनौती सर इन 3 राज्यों में से किस राज्य में थी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा? देखिए, चुनौती तो हर तरफ ही होती है, आप किसी भी चुनाव को हल्का नहीं ले सकते। मणिपुर ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हर चुनाव के स्थानीय मुद्दे अपने थे, नेतृत्व का विषय था और बाकी सब भी रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, अगर चारों राज्यों में जीत आप बड़ी देख सकते हैं, रिपीट सरकार देख सकते हैं, तो देखता है कि सरकार 5 साल चलाने के बाद भी जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी जी पर और हमारे नेतृत्व पर लगातार बना हुआ। बिल्कुल सर। और आज सर, अनुराग सर, देखिए तो सारे सवाल जवाब चलते रहेंगे, आज जश्न कैसा मनने वाला है? क्योंकि कहा जा रहा है प्रधानमंत्री आज शाम को दिल्ली दफ्तर आएंगे, नेहा भी कह रही है आपने खूब पसीना बहाया है, तो अब क्योंकि नतीजे आ चुके हैं, चेहरे पर मुस्कान है, जश्न कैसा होने वाला है? देखिए, जब मोदी जी आते हैं, चाहे चुनाव की रैली हो, तब भी पूरा देश मोदी मोदी कर उठता है। और अभी योगी जी कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश के कार्यालय में, भाजपा के कार्यालय में आएंगे, वहां पे भी आपको उत्साह देखने को मिलेगा। और जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे माननीय मोदी जी आएंगे, तो आपको स्वयं पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह। 4 राज्यों की जीत, जहां पर कमल खिला है, ये जनता का धन्यवाद करने भी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खुशी का जश्न मनाने भी आएंगे।
बिल्कुल जश्न का माहौल तो अब पार्टी दफ्तर में होगा ही, चाहे वो लखनऊ हो या फिर दिल्ली का बीजेपी कार्यालय। लेकिन इस बीच अनुराग जी, जबरदस्त तरीके से हर बार योगी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि 300 पार तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, कोई दूर की कौड़ी नहीं है, आसानी से भाजपा जीत की ओर बढ़ेगी। लेकिन ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास जो मुख्यमंत्री के अंदर था, ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में इस वजह से था, या फिर जिस तरीके से योगी जी ने लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, तमाम कार्यों को कार्यान्वित किया, जितनी भी योजनाएं थी उनको पूर्ण किया, इस आधार पर था? देखिए, अगर आप तुलना करें कि हमारी लड़ाई किससे थी, बहुजन समाज पार्टी जो कभी लड़ने के लिए शायद तैयार पूरी तरह से नहीं थी, कांग्रेस आई जहां प्रियंका जी लड़की हूं, लड़ सकती हूं तो कहती थी, लेकिन पोस्टर गर्ल आधी से ज्यादा जा चुकी थी साथ में जो पोस्टर पर दिखती थी। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो अखिलेश जी के 4 यार, आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, ये चारों चिपके हुए नजर आते थे। समाजवादी पार्टी कभी अपनी छवि नहीं बदल पाई। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि नई हवा है, नई सपा है चलाने का, लेकिन जनता ने जवाब दिया कि वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी भी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। बहुत अच्छी लाइन के साथ यहाँ पर बहुत शुक्रिया आपको अनुराग जी। 8 मार्च को इन्होंने ईवीएम बेवफा जनता ने किसको दफा किया है, किसको अपना लिया है, ये तो आज साफ हो गई है तस्वीर। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, और आपका जो पोल था वो सटीक साबित हुआ है, इसके लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी और प्रदीप जी दोनों का। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि तमाम आंकड़े, तमाम रुझान धीरे धीरे करके आ रहे हैं, हम आप तक ये पहुंचाते रहेंगे। दिल्ली बीजेपी दफ्तर से मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या तस्वीर वहां पर जश्न की दिखाई दे रही है? क्या शाम की तैयारियां भी शुरू हो गई है, या फिर अभी से वहां पर कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ है कि कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है? देखिए, जश्न की तैयारियां शुरू नहीं हुई, जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी दफ्तर के अंदर। आप देख सकते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो झंडा डंडा लेकर जो है अब जश्न मनाते हुए, डांस करते हुए और ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। महिलाएं जो है डांस कर रही है, ढोल बजा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरीके से जो है महिलाएं अब नगाड़े बजाते हुए, डांस करते हुए आपको दिखाई देगी। तो जश्न मनाने की तैयारी नहीं, जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर बीजेपी की जीत पर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड जीत आपको फिर से मिलती है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में ये पता लग गया है कि हिंदुस्तान वालों को कि यूपी की मोदी जी की सरकार। देख सकते हैं कार्यकर्ता पूरे जोश में है, उत्साह में है, और यही कारण है कि शाम को दरअसल जश्न तो बन रहा है, लेकिन शाम को जब प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचेंगे या फिर क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, पहले तो उस पर तफसील से जानकारी दीजिए, और जब पहुंचेंगे तब इस जो पूरे जश्न का कार्यक्रम है इसको कैसे एस्केलेट किया जाएगा? देखिए, पार्टी दफ्तर के अंदर आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इसी स्टेज पर यहाँ पर आएंगे और जो जनता को वो संबोधित करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे इस जीत पर। और क्या रहने वाला है संतोष जी यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी है कि यह जीत राम मंदिर की जीत है, विश्वनाथ कॉरिडोर की जीत है, मोदी जी की जीत है, योगी जी की जीत है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वही उत्साह आपको दिख रहा है। जश्न से बनाना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवराज जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। 4 राज्यों में आप ही की सरकार आने वाली है, ऐसे में श्रेय डबल इंजन की सरकार को उत्तर प्रदेश में जाता है। बाकी 3 राज्यों का क्या आकलन है, वहां पर कौन से फैक्टर्स आपके हित में काम किए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में श्रद्धा है, उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और उनके ऊपर अटूट विश्वास है। लोगों का भरोसा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और जिस तरह से वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण मोदी जी कर रहे हैं, लोग उनके पीछे खड़े हैं। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की विजय है, इसके लिए सबका साथ मिला है।
डबल इंजन की सरकार का भी असर है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो नीचे तक ढंग से पहुंचे। उत्तर शिवराज प्रदेश जी, में योगी जी ने, बाकी राज्य में हमारे उत्तराखंड को लेकर आपकी एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गई थी जिसमें आप भी शायद ये मान रहे थे कि चुनौती थोड़ी कठिन है, लेकिन 47 सीटें आ रही है सर। कि ये तुष्टीकरण की, जातिवाद की, परिवारवाद की जी, आतंकवाद की घनघोर पराजय है। जनता ने बुरी तरह से नकार दिया है। शिवराज जी, आप भी क्योंकि प्रचार प्रसार करने गए थे, कई राज्यों में आप निकले, उत्तराखंड में चुनौती बड़ी आप भी मान रहे थे। एक ऑडियो क्लिप भी आ गई थी जिसमें शायद उसका जिक्र था। अब 47 सीटें आ रही हैं सर, दोनों राज्यों में इतिहास बन गया है जहां सरकारें रिपीट नहीं होती थी। तो क्या बदल गया सर जो इतना अच्छे परफॉर्मेंस निकल कर आई है? चलिए कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्मृति जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पार्टी की इस तरीके की प्रचंड जीत और प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों पे एक बार फिर से आप सरकार बनाने जा रही हैं। ऐसे में जीत का श्रेय, जीत का सेहरा पार्टी किसको देती है? क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि संगठन को भी जाता है, कार्यकर्ताओं को भी, मंत्रियों को भी, लंबे वक्त तक सभी ने प्रचार प्रसार किया, रैलियां की, लेकिन आज का दिन बेहद अहम आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए। स्मृति जी, आज का दिन मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए हम सब कार्यकर्ता समर्पित करना चाहेंगे, क्योंकि विकास की राजनीति करना एक ऐसे राजनीतिक परिवेश में जहां पर वोट बैंक पॉलिटिक्स को बार बार बढ़ावा दिया गया, परिवारवाद को बार बार बढ़ावा दिया गया, वहां पॉलिटिक्स ऑफ मेरिट सतत करने के लिए नरेंद्र भाई का विशेष अभिनंदन। और पॉलिटिक्स ऑफ मेरिट, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को जो नरेंद्र भाई ने किया हमारे देश में सतत साल 2014 से, उसको स्वीकार देश की जनता और विशेषतः उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। एक महिला पॉलिटिकल कर्मी के नाते मैं विशेष आज हर्ष का अनुभव कर रही हूं कि उत्तर प्रदेश की बहनों ने विशेष आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः विजयश्री का आशीर्वाद दिया है। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए स्मृति जी, महिलाओं का वोट एक अहम फैक्टर के तौर पर इस चुनाव में उभर कर सामने आया। ये कहा गया कि महिला वोट फीसदी ज्यादा था पुरुषों के मुकाबले, और महिलाओं को नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से अपराध के क्षेत्र में उनका काम करना था वो भा गया। यही वजह है प्रचंड जीत की, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बन रही है। निश्चित रूप से महिलाओं ने विकास की राजनीति को अपना समर्थन दिया है, और विशेष जब विषम परिस्थितियां कोविड की आई तो महिलाओं ने, गरीब अंचल में परिवारों ने ये देखा किस प्रकार से नरेंद्र भाई ने विशेष चिंता की कि हर गरीब नागरिक तक राशन पहुंचे, विशेष चिंता की कि हर नागरिक उसको कोविड का वैक्सीन मिले। और ये व्यवस्थाएं विषम परिस्थितियां में करना अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव कौशल का एक प्रमाण है। तो मैं तो आभार व्यक्त करती हूं आज जनता के प्रति कि उन्होंने पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाकर हम सबको न सिर्फ कृतज्ञ किया है बल्कि एक इतिहास भी रचा है। स्मृति ईरानी जी, अमेठी का गढ़ आपने तोड़ा था, आज रायबरेली में भी जो किला है वो फतेह हो गया है, कांग्रेस वहां 3 नंबर पर चली गई है। तो ये कितना बड़ा बदलाव और कितना बड़ा ये सेटबैक कैसे ये हुआ? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हाँ, ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे संगठन ने 2019 में लोकसभा का चुनाव वहां जीता। हम प्रयासरत हैं कि हम विधानसभा में भी अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विकास के कार्यों को वहां गति दें। हमारा लेकिन ये विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार अमेठी लोकसभा क्षेत्र के साथ पूर्ण न्याय कर चुकी है और आगे भी ये सहयोग करती रहेगी। और जहां तक कांग्रेस के नेतृत्व का सवाल है, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगी कि अमेठी ने वर्षों वर्ष ये देखा किस प्रकार से कांग्रेस ने उनका पॉलिटिकल उपयोग किया, लेकिन विकास के उपयोगी तत्व गरीब तक पहुंचे इसकी कभी चिंता नहीं की। जहां तक आपका इशारा श्रीमती वाड्रा की तरफ है, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वो आई थी ये कहकर कि अपनी पार्टी में प्राण फूकेंगी, लेकिन आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से पूरी पार्टी फूक कर जा रही है। तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा नहीं काम किया उनके लिए। स्मृति जी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा जो बुलंद कर रही हूँ, पहले से ही देखिए, एक तो अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी उन्होंने किसी महिला को टिकट नहीं दी, तो ये स्लोगनियरिंग में मुझे नहीं लगता उनको स्वयं विश्वास था। लेकिन एक महिला पॉलिटिकल कर्मी के नाते मैं इस बात का कहीं ना कहीं रंज जरूर रखती हूँ कि वो जानती थी कि उनकी पार्टी, उनका संगठन पूरी तरह से डूब चुका है
और ऐसे वातावरण में उन्होंने जानबूझकर महिला को अपनी ढाल बनाकर आगे खड़ा किया, ये जानते हुए कि जहां जहां महिलाओं को वो टिकट दे रही हैं वहां वो महिलाएं हारने वाली हैं। जी। तो महिला पॉलिटिकल टैलेंट के साथ इतना बड़ा अपराध आज तक प्रदेश के इतिहास में पॉलिटिकली किसी ने नहीं किया जो श्रीमती वाड्रा ने किया। स्मृति जी, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप गोवा में तकरीबन सरकार पूर्ण बहुमत की तरफ है, मणिपुर में पूर्ण बहुमत मिल गया है, उत्तराखंड में इतिहास रचा गया है दोबारा सरकार बनाने का। आप उत्तर प्रदेश में तो इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार कोई सीएम शायद दोबारा चुनकर आएगा 5 साल कार्यकाल के बाद, और 37 साल बाद सरकार रिपीट हो रही है। तो 24 से पहले ये 22 का जो मैंडेट है, इसमें क्या बड़ी वजह रही? 3 बड़ी वजह बता दीजिए, और कितना इंपैक्ट इसका 24 में पड़ेगा? देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है देश में, और मैं आज तक पर किसी चुनावी परिचर्चा में शामिल होती हूँ, आप चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, आप हमेशा हर चुनाव को नरेंद्र मोदी जी के लिए सेमीफाइनल घोषित कर देते हैं। फाइनलिटी से जनता ने 2014-2019 में अपना मत, अपना रुझान, अपना सहयोग और आशीर्वाद मोदी जी के पक्ष में दिया। मैं बिना किसी घमंड के, पूर्ण विनम्रता के भाव से, जनता के प्रति कृतज्ञता के भाव से आज ये कह सकती हूँ कॉन्फिडेंटली कि साल 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि सतत चुनौती नरेंद्र मोदी जी के विकासवादी पॉलिटिक्स को दी गई। परिवारवाद ने ये चुनौती दी, वोट बैंक पॉलिटिक्स ने ये चुनौती दी, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद जनता ने नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ा। और वो इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि जब जब नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट की, पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स और पॉलिटिक्स ऑफ मेरिट की, तब तब उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया कि जीतने के बाद किस विशेष वर्ग के प्रति वो विकास का कार्य करेंगे। आपको याद दिलाना चाहती हूँ, साल 2014 और 19 दोनों की जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव में हार जीत एक चुनावी परिणाम है, लेकिन आज हमारी संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उनकी भी सेवा करें जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। तो बिना भेदभाव के राष्ट्र नीति में समर्पित इस नेता को पुनः 2024 में जनता देश का प्रधान सेवक बनाएगी। प्रधानमंत्री की रेस में बहुत रहते हैं, प्रधान सेवक की रेस में देश में सिर्फ। यहाँ मुझे लगता है एक बार आपको वो बुलडोजर भी दिखाना चाहिए। स्मृति जी, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी बुलडोजर की, आपके कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं बुलडोजर के ऊपर चढ़कर। ये जो बुलडोजर बाबा का टैग योगी जी को दे दिया गया, ये उनके लिए कितना फायदेमंद है आने वाले वक्त में या फिर नुकसानदेह, क्या किस तरीके से आप इसको देखती हैं? बड़ा पूछा गया था मैम, यूपी में काबा। देखिए, जब ये बुलडोजर आप कहती हैं प्रतीक है, तो किस बात का प्रतीक है कि जिन गुंडों ने अवैध संपत्ति जनता को लूटकर एकत्रित की, उस अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उस जमीन को मुक्त करके उस पे गरीब के लिए घर बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों ऐसे परिवारों को जीवन में पहली बार छत नसीब हुई। और अगर गरीब को छत देने के लिए, अपराधियों को नकेल कसने के लिए और उत्तर प्रदेश को अपराध से मुक्त करने के लिए आप योगी जी को खिताब बुलडोजर बाबा का देते हैं, तो वो स्वीकार करेंगे। तो आज तक पर लगातार मैं और मेरे सहयोगी शुभांकर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सुबह से ही सब कुछ बीजेपी के ही फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों के क्या मायने हैं, किस सीट पर कौन आगे है, ये हम आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं, और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बीजेपी को मजबूत जनादेश मिला है। तो क्या कुछ बड़ी बातें रही? योगी कामकाज पर मुहर लगना एक महत्वपूर्ण बात थी। रुझानों के मायने क्या है? दरअसल 2/3 बहुमत जो है वो यहां मिला है, और नेहा, मोदी योगी ये जोड़ी जो है MY फैक्टर, वो सपा के MY फैक्टर भारी पड़ गया। बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार और योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, अपने आप में इतिहास रच देंगे, क्योंकि ऐसा पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं देखा गया। हालांकि पूरा कार्यकाल उन्होंने 5 साल का पूरा किया है, ये भी अपने आप में इतिहास है, क्योंकि शुभांकर जब भी कोई भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुआ है, 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया, और ऐसा योगी जी ने करके दिखाया। दोबारा फिर से सत्ता पे काबिज होने की तैयारी यहाँ पर। कृषि कानून, ये कहा जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है, वहाँ के किसान बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ पर मुफ्त अनाज की योजना भी काम कर गई, कानून व्यवस्था पर
वादे का पूरा भरोसा भी बीजेपी के हक में सामने दिखाई दे रहा है और कैसे अलग अलग राज्यों में भी 5 में से अगर 4 की स्थिति देख ले तो वहां पर बीजेपी ही हावी होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में भी कई लोगों ने संशय जताया था कि वहां पर उतनी सीटें नहीं आएंगी जितनी की प्रिडिक्ट की जा रही है या फिर कहा जा रहा है, लेकिन आज जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे दरअसल स्थिति अब स्पष्ट हो गई है कि उत्तराखंड में भी बीजेपी ही वहां पर सरकार बनाने जा रही है। तो हम आपको बता दें कि आज तक ने यूपी में बीजेपी के संगठन महासचिव सुनील बंसल से बातचीत की है। वो बातचीत हम आपको सुनवाते हैं। बीजेपी की इस बुलडोजर जीत पर ये बातचीत सुनिए। होंगे क्योंकि बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता और कार्यकर्ता सभी खुश हैं क्योंकि वास्तव में मोदी जी के एक चौका लगाने का काम हम लोगों ने किया है। 14 में, 17 में, 19 में और फिर से 22 में। यह कमाल वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है और पिछले 5 साल में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो विकास के काम किए, जो कानून राज स्थापित किया, यह उस काम पर जनता की एक मोहर लगी है। आपको उम्मीद थी कि इतनी सीटें आएंगी या इससे ज्यादा आएंगी, या आप, क्योंकि माना जाता है कि डेटा आपका सबसे ज्यादा बोलता है, तो डेटा आपका यहां तक पहुंच रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जो लगभग मेरे संगठन के जो नीचे का फीडबैक था और जो भी परिणाम आ रहा है, लगभग वो चीजें 99% मैच कर रही हैं। 99% मैच कर रही हैं। तो इस चुनाव के बाद आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी है वो कितनी ताकतवर आपको अब लग रही है, क्योंकि इसके बाद फिर 2024 है? मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का काम का विस्तार हुआ है, मोदी जी के आने के बाद, योगी जी की सरकार आने के बाद नीचे लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा बूथों पर हमने काम खड़ा कर दिया है, पन्ना प्रमुख बनाया और एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग, इस समय 50 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज आज उत्तर प्रदेश भाजपा के पास में है। और आने वाले दिनों में और हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और आगे अपने काम का विस्तार करेंगे और समाज के सभी वर्गों को जोड़कर जो भाजपा को इस समय हमने सर्वस्पर्शी बनाया है, मैं मानता हूं कि हर वर्ग का वोट बीजेपी को मिला है, उसी का ये परिणाम दिखाई दे रहा है। आप जीत की सबसे बड़ी वजह आपको क्या लग रही है? प्रधानमंत्री मोदी का काम, योगी जी का शासन, वो तो है, लेकिन संगठन के में आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी बड़ी वजह है जो आपके जीत का आधार बन रही है? नहीं, इस समय जनता के अंदर काम करने पर निश्चित रूप से मोदी जी का नेतृत्व, जब भी जहां जाते थे तो विशेष रूप से गरीब कल्याणकारी योजनाओं का जो एक इम्पैक्ट दिखाई दिया, जो नीचे तक हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन योजनाओं को पहुंचाने का काम किया, निश्चित रूप से ये परिणाम वहीं पर दिखाई देता है। तो सुनील बंसल को आप सुन रहे थे, आंकड़ों के जादूगर माने जाते हैं, लेकिन मनोज तिवारी एक अहम किरदार, पूर्वांचल से आते हैं, उनसे भी बातचीत की आज तक के संवाददाता ने। जरा सुनिए इस बुलडोजर जीत पर वो कैसे जश्न मना रहे हैं। तो भैया, जात धर्म की टूटी दीवारें, नफरत की बाजी हार गई, योगी मोदी अब जीत गया, उत्तर प्रदेश का एक नया इतिहास बन गया। ये जीत की खुशी, जीत का जश्न, जीत के रंग, जीत का स्वाद, जीत की उमंग, जीत की तरंग, ये सारे तरफ जीत का, यानी यूपी की जनता ये कह रही है कि भवकाल बनल बाद बनौले रहा। नहीं, भवकाल तो देखिए जनता का है। जिल भैया देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये भैया खुश रहो बाबू, ये एक ऐसे विचार और राजनीतिक सोच की जीत है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सोच के चलाया। सभी रंग यहाँ है, यहाँ ये केसरिया भी है, यहाँ हरा भी है, यहाँ पीला भी है, सबका सम्मान है, क्योंकि इसी में खुशहाल हिंदुस्तान है। और देखिए, ए मोहन, ये हमारा जिलाध्यक्ष है। अरे बोला कबीर, सारा रंग मची है यूपी गावे कबीर, मोदी जोगी के डबल इंजन में बम बम करे यूपी के गलिया, बोला सारा डबल इंजन काम कर गया, एम/बाय फैक्टर काम कर गया, इस वक्त सभी फैक्टर्स काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बुलडोजर फैक्टर कितना अहम हो गया है, आज शुभांकर तस्वीरों से साफ हो गया, क्योंकि लखनऊ से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसमें जश्न में बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है और जहां जहां जिस रैली में योगी जी ने बुलडोजर का जिक्र किया वो सीटें बीजेपी के नाम रही।
वे बीजेपी दफ्तर के बाहर का है, बीजेपी दफ्तर के सामने का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों लोग आज भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मना रहे हैं। ये बुलडोजर खासकर जो बार बार बात की जाती थी भाजपा की तरफ से कि बुलडोजर, देखिए लोग बुलडोजर पे सवार हैं और बीजेपी दफ्तर के बिल्कुल बाहर लोगों का जश्न, एक तरह से लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और हर तरफ भाजपाई झंडा भगवा लहराता हुआ नजर आ रहा है और लोगों में बेहद उत्साह है। जाहिर है आप कोशिश करेंगे उन लोगों से जो यहाँ मौजूद है, जो भी लोग इस बुलडोजर पर मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जीत बुलडोजर से इसलिए है कि माफिया राज पर, गुंडा राज पर 5 साल बुलडोजर चला है और बुलडोजर फिर चलेगा और भाजपा कस्बा कांग्रेस का सबका साफड़ा साफ हो चुका है, फिर से बुलडोजर चलेगा। देखिए बुलडोजर लाने का मतलब यह है कि साइकिल को कुचलते हुए जबरदस्त तरीके से साइकिल ध्वस्त हो चुकी है, बुलडोजर के नीचे पंचर हो चुकी है, बाबा का बुलडोजर आ चुका है और अब ये बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी दफ्तर से अलग की तरफ जा रहा है। जाहिर है जश्न मनाने का मकसद साफ है कि जो कार्रवाई की जाती रही भू माफियाओं के खिलाफ वो लगातार जारी रहेगी। कैमरामैन अंकित के साथ तस्लीम हैदर, लखनऊ, आज तक। यहाँ ये भी बड़ा दिलचस्प है कि पार्टी दफ्तर में, पार्टी कार्यालय में हो सकता है शाम को हर जगह बुलडोजर ही बुलडोजर नजर आ जाए। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। मौसमी, देखिए लखनऊ में तो कहीं ना कहीं हर गली, हर सड़क पर बुलडोजर ही इस वक्त दिखाई दे रहा है। जो बुलडोजर बाबा का टैग योगी जी को दिया गया था वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ है और उन्हें साबित कर दिया है कि कैसे वहां पर भू माफियाओं पर बुलडोजर चलाकर वहां की जनता के दिल पर राज कर लिया है। कोई बड़ा बुलडोजर लाया है, कोई छोटा बुलडोजर लाया है, कोई रिमोट कंट्रोल वाला लाया है और 2 रंग ही नजर आ रहे हैं। एक भगवा नजर आ रहा है और एक कुछ इस तरह से फैल के दिखाइए, पीला रंग आ रहा है। ये देखिए पीले रंग में यहाँ पे भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं मोर्चा संभाली है और बाकियों का मोर्चा ध्वस्त कर दिया आप लोग ने। हमने जितनी भी पार्टियां पूरा साल भर बोल रही थी कि हम भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे और आज वो कहीं एक कार्यकर्ता तक उनका नहीं दिख रहा। हमने सब जितनी पार्टियां हैं सबका सफाया कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा ये बताइए, पूरा पीला आप लोग वस्त्र पहन के आए हैं तो कलर कोऑर्डिनेटेड है या कोई विशेष वजह है? ये खुशी है क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उत्तराखंड के शेर, उनके लिए हमने बहुत कुछ किया। इलेक्शन में हमने यही यूनिफॉर्म पहनी, हम महिलाओं ने बहुत मेहनत की। आप लोग भी उत्तराखंड के हैं? हाँ, तो हो जाएगी। हमारे उत्तराखंड से योगी जी उत्तराखंड से आते हैं और उत्तर प्रदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री जब से बने हैं तब से डंका बजा रखा है और ये दूसरी बार ये अपना वो बना रखा है, रिकॉर्ड बना रखा है मुख्यमंत्री बनके। उनके लिए हम अपना एक पहाड़ी सॉन्ग गाएंगे और मेरे साथ सभी बहनें गाएंगी। पेड़ पाको बारमासा, पेड़ पाको बारमासा, ओ नारायण का पल पाको चेता मेरी छैला, ओ नारायण का पल पाको चेता मेरी छैला, पेड़ पाको बारमासा, पेड़ पाको बारमासा, ओ नारायण का पल पाको चेता मेरी छैला, ओ नारायण का पल पाको चेता। ठीक है मौसमी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ आप बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, उत्तराखंडी गाना ये हम सुन रहे थे और राजनाथ जी जब यहाँ गए थे तो कहा था देखिए बीजेपी और पुष्कर जी जो हैं वो फ्लावर नहीं फायर है। ऐसा लग रहा है 5 राज्यों में 4 राज्यों में आप लोग फायर बनकर निकले हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक, यानी उत्तराखंड से मणिपुर तक, गंगा जमुना के मैदान से लेकर गोमांतक तक यानी गोवा तक, देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का अपूर्व विश्वास दिख रहा है। और 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जो इतिहास बदलना शुरू हुआ था
वो और व्यवस्थित और सुसंगठित होता हुआ नया स्वरूप धारण कर रहा है। उत्तर प्रदेश की हम बात कहें तो 2014, 17, 19 और 22 अब भारतीय जनता पार्टी चौका लगाती हुई दिख रही है। और तो मैं मान सकता हूं कि ये जो परिवर्तन सुधांशु है जी, ये छक्का 2024 में लगेगा। देखिए, यहां मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा। देखिए, हमें जरा इन चुनावों के परिणाम को गंभीरता से देखना होगा। 19 का लोकसभा था, उसमें फर्स्ट टाइम वोटर कौन था? वो वोटर जिसने 21वीं सदी में अपनी होश संभाली थी या आंख खोली थी, जिसे हम मिलेनियम जनरेशन कहते थे। 22 में यूपी में उसी वोटर ने वोट दिया है। तो अब अंतर क्या हुआ है कि जाति और मजहब की राजनीति, जाति का लॉलीपॉप दिखा के अपने परिवार की जागीर और परिवार का सरमाया बनाए रखने की जो राजनीति है, उसका पटाक्षेप हो रहा है। और 21वीं सदी के बाद भी भारत का वो एक बहुत बड़ा तबका, जिसे हम दीनदयाल जी के हिसाब से अंत्योदय कहते थे, उस अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति को चाहे राशन देना हो, मकान देना हो, गैस देना हो, शौचालय देना हो, राशन, प्रशासन, सुशासन और विकास, ये एक अहम मुद्दे के तौर पर आपके लिए कारगर साबित हुआ है 4 राज्यों में। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच अब आपको लिए चलेंगे पंजाब, क्योंकि वहां पर हमारे लिए एक ऐसी पार्टी, नेहा, वहां बुलडोजर की जगह ट्रैक्टर चला है। बिल्कुल, ट्रैक्टर चल गया है वहां पर। किस तरीके से, देखिए। चलिए इस वक्त शुभांकर उन नामों पर फोकस कर लेते हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। ये हाई प्रोफाइल सीट्स अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर इन दिग्गजों की हार लगभग तय मानी जा रही है। एक एक करके आपको नाम गिना देते हैं। पंजाब में आपकी सुनामी में डूब गए हैं दिग्गज। अमृतसर पूर्व से नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार गए हैं। प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल भी हार गए हैं चुनाव। ये वो अहम नाम, वो प्रमुख चेहरे जो पंजाब की राजनीति में बहुत मायने रखते हैं। सीएन चन्नी दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं। पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह चुनाव हार गए हैं। इन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई थी और ये देखिए अब हार की मोहर इन नामों पर लगती हुई दिखाई दे रही है। शुभांकर, नेहा, बिल्कुल पंजाब में झाड़ू ऐसी चली है कि बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो लग रहा है कि उस झाड़ू की बयार में उड़ गए हैं। क्योंकि देखिए, आप कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के कई बार मुख्यमंत्री रहे, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी आपस में लड़ते रहे कि सीएम कौन बनेगा। और यहाँ एक लोग हार चुके हैं और एक दूसरे व्यक्ति जो सीएम है वो दोनों सीट से पीछे चल रहे हैं। तो ये झाड़ू की जो लहर है ये भी बहुत, जो प्रेडिक्शन अरविंद केजरीवाल ने लिखित तौर पर आज तक को दिया था वो भी सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभांकर, उन्होंने कहा था कि चन्नी अपनी दोनों सीटें हार जाएंगे और चन्नी जो है वो पीछे चल रहे हैं दोनों सीटों पर। बिल्कुल, उन्होंने कहा था झाड़ू चलेगी और ऐसी चलेगी, शायद इसकी कल्पना लोगों को थी नेहा। लेकिन 91 सीटें आप देखिए, 2/3 से कहीं ज्यादा, पिछली बार की प्रचंड सीट ज्यादा। राघव चड्ढा ने कुछ कहा है, क्योंकि राघव चड्ढा को एक बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई थी पंजाब की, वो सुन लेते हैं पहले। साफ तौर पे ये जो मैंडेट है आज ये भी प्रूव करता है कि आज आम आदमी पार्टी सही मायनों में एक राष्ट्रीय फोर्स बन के उभरी, एक नेशनल ताकत बनी है, राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बनी है। मेरा अपना मानना है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प बनेगी, यानी कि नेशनल और नेचुरल ऑल्टरनेटिव बन के उभरेगी। इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी भाजपा के प्रिंसिपल चैलेंजर बन के आगे आएंगे, ये मेरा विश्वास है। और राघव चड्ढा के बारे में चुनावों से पहले कहा जा रहा था कि सरकार बनेगी तो राघव चड्ढा भी सरकार का हिस्सा होंगे। यहां तक कहा जा रहा था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो हो सकते हैं पंजाब के। देखिए, मेरी जिम्मेदारी इलेक्शन लड़वाने की थी, मैं पार्टी का पंजाब का सारा कामकाज देख रहा था, मेरी इलेक्शन लड़वाने तक की जिम्मेदारी थी और मैंने लड़वा के अपनी वो पूरी जिम्मेदारी अदा करी है। सरकार भगवंत मान साहब की है, भगवंत मान साहब की अध्यक्षता में मान साहब चलाएंगे और मेरा पूरा विश्वास कि एक प्रो पीपल सरकार चलाएंगे। और हम लोग सिर्फ उनके लिए काम नहीं करेंगे जिन्होंने हमें वोट दिए, सबके लिए काम करेंगे, जिन्होंने वोट नहीं दिए उनके लिए भी करेंगे। अभी आपने कहा कि अब आप प्रिंसिपल चैलेंजर हैं, गुजरात और ये हिमाचल के चुनाव बिल्कुल पास आ रहे हैं, आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, केरल से लेकर कश्मीर तक, असम से लेकर गुजरात तक, हर जगह
लोग आम आदमी पार्टी के मॉडल को, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका लाभ लेना चाहते हैं।